नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब संविधान की विशेषताओं में भी अपन पढ़ा था कि स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था एक अलग प्रकार की व्यवस्था है, तो उनकी मोटी मोटी विशेषताओं के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। स्विट्जरलैंड की एक संघीय शासन व्यवस्था है और मूल रूप से वह जर्मन साम्राज्य व अमेरिका के संघ जैसी है। यद्यपि स्विट्जरलैंड क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा राज्य, लेकिन यह छोटा राज्य विविधताओं से उतना ही परिपूर्ण है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या रूस है। चूंकि संघात्मक व्यवस्था बड़े राज्यों के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है और छोटे राज्यों के लिए एकात्मक शासन व्यवस्था से ही काम चल जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड छोटा राज्य होते हुए यहाँ विविधता विशाल राष्ट्रों की तरह है, इसलिए यहाँ संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड एक परिसंघ या राज्य मंडल नहीं वरना एक संघ राज्य है। स्विस संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है स्विस राज्य मंडल 23 संप्रभु संपन्न कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। यहाँ कैंटन, जिसको अपन भारत में राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ स्विट्जरलैंड में कैंटन शब्द का प्रयोग किया जाता है और 23 कैंटन है। संविधान की इस भाषा के आधार पर कुछ लोगों का मत है कि स्विट्जरलैंड एक राज्य मंडल है, संघ राज्य नहीं। उसका कथन है कि संविधान में कैंटनों को संप्रभुता संपन्न कहा गया है और संप्रभु इकाइयाँ एक राज्य मंडल को ही जन्म दे सकती है, संघ राज्य को नहीं। उनका द्वितीय तर्क यह है कि 1848 की जिस व्यवस्था के आधार पर इसका गठन हुआ वह एक संधि मात्र है, संविधान नहीं, और संधि एक राज्य मंडल को ही जन्म देती है, संघ राज्य को नहीं। किंतु वास्तविकता यह है कि स्विट्जरलैंड एक संघीय राज्य है, राज्य मंडल नहीं है। राज्य मंडल का अर्थ राज्यों के उस डिल्ले डाले संघ से होता है जिसमें सशक्त केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है। यानी वहाँ जो राज्य होते हैं उनमें ही सारी शक्तियाँ होती है, केंद्र के पास नाम मात्र की ही शक्तियाँ होती है, लेकिन स्विट्जरलैंड ऐसा नहीं है। ये एक संघीय राज्य है, यानी केंद्र सशक्त है और इकाइयों को भी अधिकार दिया गया है, लेकिन इकाइयों को केंद्र से संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता नहीं है। स्विट्जरलैंड में केंद्रीय सत्ता पर्याप्त शक्तिशाली और कैंटनों को संघ से संबंध विच्छेद करने का अधिकार नहीं है। यह कहना भी उचित नहीं है कि 1848 में लिखित प्रलेख के रूप में की गई व्यवस्था एक संधि या गठबंधन मात्र थी। वास्तव में यह कोई संधि या मात्र गठबंधन नहीं, वरन संविधान के सभी अर्थों में संविधान है। वस्तुतः जैसा कि वाल्टर ने कहा, सन 1848 के लोगों की भी राय थी कि वे संविधान बना रहे थे और अब भी साधारण लोगों का ऐसा विश्वास है। स्विट्जरलैंड में 1998 में एक नया संविधान बना, 1998 में इसे 99 में इसे लागू किया गया। इस नवीन संविधान से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि स्विट्जरलैंड एक परिसंघ या राज्य मंडल नहीं वरना एक संघ राज्य है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में जो कैंटन है उनको स्विट्जरलैंड से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। स्विट्जरलैंड की संघीय केंद्रीय सरकार सशक्त है और उनके कैंटन है वो उनके अधीन ही है। इस प्रकार हम इसको कन्फेडरेशन की संज्ञा नहीं दे सकते कि संघ की ही संज्ञा दे सकते हैं, फेडरेशन की संज्ञा दे सकते हैं। वास्तव में स्विट्जरलैंड के लिए राज्य मंडल शब्द भ्रमात्मक और ये एक संघ राज्य है। स्विस संविधान के संघवादी तत्वों का अध्ययन हमें इस प्रकार कर सकते हैं। प्रथम है लिखित और कठोर संविधान। संघीय शासन की यह प्रथम तत्व है लिखित और कठोर संविधान होता है, जिसे केंद्रीय सरकार इकाइयों की सरकार अपनी अपनी सीमाओं में बने रहे। यानी संघीय शासन व्यवस्था की एक विशेषता होती है कि संविधान लिखित होता है और उनकी लिखित संविधान में संघ और केंद्र इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों को बंटवारा कर दिया जाता है, उनकी अपनी सीमाएं होती है। दोनों में से किसी सत्ता के द्वारा अकेले ही संविधान के मनमाना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी संविधान में भी अगर कोई परिवर्तन करना है तो न तो केंद्र सरकार अकेले परिवर्तन कर सकती है, न ही कैंटन कर सकते, दोनों मिलकर ही संविधान में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्विट्जरलैंड में भी इसी प्रकार की व्यवस्था, संविधान लिखित है और कठोर संविधान है। यानी यहाँ संविधान में संशोधन करने की एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें कैंटनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। यानी एक संघीय व्यवस्था के लिए संविधान द्वारा ही केंद्रीय और इकाइयों की सरकारों में विभाजन कर दिया जाता है। विशेष बात यह है कि ये दोनों पक्ष अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। यानी कैंटन भी, जिसको हम इकाइयाँ बोलते हैं, वो केंद्र पर निर्भर नहीं होती, उनको जो शक्तियाँ होती है उनको भी संविधान से मिलती है और केंद्र को भी संविधान से शक्तियाँ मिलती है। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और कैंटनों की सरकारों को शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिका के ही समान गणना एवं अवशेष सिद्धांत को अपनाया गया है तथा संघीय सरकार की शक्तियाँ तथा उनके अधिकारों के अतिरिक्त शेष को कैंटनों की सरकारों
की शक्ति मान लिया गया है। यानी यहाँ जो शक्तियों का विभाजन किया गया है संविधान में, वो इस प्रकार अमेरिका की तरह किया गया, न कि भारत की तरह। भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बंटवारा होने के बाद में अवशेष शक्तियाँ केंद्र के पास है, जबकि यहाँ अमेरिका की तरह अवशेष शक्तियाँ कैंटनों के पास है। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के उन्हें केंद्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र में और शेष विषयों को कैंटनों की सरकारों के कार्यक्षेत्र में रखा गया है। तीसरी विशेषता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। यानी एक संघात्मक व्यवस्था के लिए न्यायपालिका की सर्वोच्चता होना आवश्यक है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन होने के बावजूद कई बार सीमाओं को लेकर विवाद हो सकता है कि कौन सा विषय, किसी विषय पर केंद्र जो संघ सूची का विषय है या केंद्र का विषय, वो राज्य सरकार सेव कर सकती है, या राज्य विषयों पर केंद्रीय सरकार कानून अगर ऐसा बनाती है तो न्यायपालिका उस संबंध में अंतिम निर्णय करती है, विवादों का निपटारा करती है। तो संघीय शासन का तीसरा तत्व न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का तात्पर्य है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा तथा उनकी व्यवस्था करने का कार्य करेगी। यदि संघ और इकाइयों की ओर से अपने कार्य और कानूनों द्वारा संविधान की अवहेलना की जाती है तो वह संघ अथवा इकाइयों को ऐसे कानूनों को जो कि संविधान के विरुद्ध है अवैध घोषित कर सकती है। संघ और इकाइयों के बीच शासन शक्ति से संबंधित विवादों का निर्णय भी न्यायपालिका के पास होता है। नवीन संविधान यानी जो 1998 में बना, 1999 में लागू, उनके अनुच्छेद 189 की उपधारा 2 में कहा गया है कि राज्य मंडल और कैंटनों के बीच या कैंटनों में परस्पर उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। न्यायपालिका की सर्वोच्चता के विषय में स्विट्जरलैंड संघात्मकता की कसौटी पर संपूर्ण अर्थों में पूरा नहीं उतरता। अपन जैसे कि संविधान की विशेषताओं में पहले पढ़ चुके हैं कि यहाँ न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था को आंशिक रूप से ही अपनाया गया है, यानी केवल केंद्र स्तर पर ही अपनाया गया है। कैंटनों की व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों का तो संवैधानिकता के आधार पर परीक्षण कर सकते हैं और यदि संविधान के विरुद्ध समझे तो अवैध घोषित कर सकते हैं। लेकिन संघीय व्यवस्थापिका यानी जो वहाँ की जो संघीय सरकार है वो अगर कोई कानून बनाती है तो उन कानूनों की समीक्षा न्यायपालिका नहीं कर सकती। इस प्रकार आंशिक अर्थ में ही यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था को अपनाया गया है। उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व है। संघात्मक व्यवस्था का एक सहायक तत्व यह है कि संघीय व्यवस्था में उच्च सदन में संघ की छोटी छोटी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। स्विट्जरलैंड में संघात्मकता के इस तत्व को अपनाते हुए संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट के सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व है। इस संबंध में केवल पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में ही अंतर किया गया। अपन कल ही पढ़ चुके हैं कि पूर्ण कैंटन के 2 सदस्य और अर्ध कैंटन का 1 सदस्य उच्च सदन में भेजा जाता है, बाकी का अंतर नहीं है। जैसा कि भारत में राज्यसभा उच्च सदन है, यहाँ सभी इकाइयों से समान प्रतिनिधित्व नहीं है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व है। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा संख्या में राज्यसभा सदस्य भेजे जाते हैं, जबकि छोटे राज्य जैसे सिक्किम है, गोवा है, वहाँ कम भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका की तरह उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति। संघीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया इकाइयों को भी उचित अधिकार देता है। ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इकाइयों की अवहेलना करके संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था के इस तथ्य को अपनाया गया है। संशोधन प्रस्तावित करने और उसकी पुष्टि में संघ की इकाइयों को यानी कैंटनों की जनता को पूरा हाथ रहता है। संविधान का कोई भी संशोधन तब तक पारित नहीं समझा जाता जब तक कि आधे से अधिक कैंटनों के द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाए। एक विशेषता है तिहरी नागरिकता। ऐसा समझाता है कि संघीय शासन में प्रत्येक व्यक्ति की दोहरी नागरिकता होती है, जैसा कि अमेरिका में संघ की नागरिकता और राज्य की नागरिकता। लेकिन स्विट्जरलैंड इस दृष्टि से एक कदम आगे है। यहाँ प्रत्येक नागरिक के लिए 3 नागरिकताएं हैं: म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता और स्विस संघ की नागरिकता। नवीन संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड के ऐसे प्रत्येक नागरिक को जिसे म्यूनिसिपैलिटी और कैंटन की नागरिकता प्राप्त है, स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। नागरिकता प्राप्ति का क्रम है म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता और उसके उपरांत है संघ की नागरिकता। इस प्रकार यहाँ तिहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता और भारत में इकहरी नागरिकता, यानी भारत में केवल भारतीय नागरिकता है, इकाइयों की यानी राज्यों की नागरिकता नहीं है। लेकिन यहाँ स्विट्जरलैंड में एक अनोखा संघ है, यहाँ 3 नागरिकताएं है एक ही व्यक्ति को। उपयुक्त विवेचन से नितांत स्पष्ट है कि संघात्मक व्यवस्था के अधिकांश लगभग सभी प्रमुख तत्व स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में विद्यमान है। संविधान में संघ के स्थान पर राज्य मंडल यानी कन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग किए जाने से स्थिति में कोई अंतर नहीं बढ़ता। यानी यहाँ ये बताया गया है कि भले संविधान में राज्य मंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन वास्तव में ये एक फेडरेशन ही है।
जैसा कि भारतीय संविधान में कहीं भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन फिर भी भारत भी एक संघीय व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में यद्यपि न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरी सीमा तक नहीं अपनाया गया और संघीय न्यायालय को संघीय व्यवस्था द्वारा निर्मित कानूनों की जांच करने और उसे अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ऐसा एक विशेष कारण है स्विस नागरिक जनता की प्रत्येक सत्ता में अत्यधिक विश्वास करते और वे इस बात के पक्ष में नहीं है कि उनके प्रतिनिधियों की संस्था की शक्ति पर न्यायिक पुनरावलोकन का प्रतिबंध हो। संघीय न्यायालय के ही एक न्यायाधीश हैंस हुबर के शब्दों में, जनता की दृष्टि में संवैधानिक कानून का न्यायिक परीक्षण लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस प्रकार न्यायपालिका के संबंध में किया गया प्रबंध संघात्मकता के प्रति उनकी कम आस्था नहीं वरन लोकप्रिय संप्रभुता के प्रति अत्यधिक आस्था का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड की संघीय संसद पर जनता की लोक निर्णय की शक्ति का प्रतिबंध है, यानी वहाँ की जो संघीय संसद कानून बनाती है उस पर भी जनता का नियंत्रण है, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ उपकरण अपनाए गए हैं। तो इस प्रकार स्विट्जरलैंड एक संघीय व्यवस्था है। भले ही उनका संविधान में कन्फेडरेशन या राज्य मंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन ये एक फेडरेशन है, संघात्मक व्यवस्था के सारे लक्षण मौजूद है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।